So reversible process. हाँ, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमें क्या पढ़ना है? हमें वेलोसिटी का किस किस चीज पे डिपेंड करती है, किस किस वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, ये सीखना है। आपको पता है क्या इसके वेरिएबल्स क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। इनके साथ वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ना है सबसे पहले। लेकिन उससे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसे कहते हैं मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी, बिना इसके हम आगे नहीं चल सकते। अब बच्चे, मीन वेलोसिटी क्या होती है? मीन मीन्स एवरेज। तो आपको पता है, अगर मैं कहूँ कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और उनको मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक दौड़ने के लिए कहा, तो सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। मैं सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दूं तो वो उसकी मीन वेलोसिटी हो जाएगी या वो उसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, होगी ऐसा? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ पे हमने माना कि अलग अलग गैस मॉलिक्यूल, अब बच्चे नहीं है, बच्चों की जगह मैं मानता हूँ ये हमारे गैस मॉलिक्यूल है। हमने कहा एक गैस मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी है v1, दूसरे गैस मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है v2। ऐसे करते करते n मॉलिक्यूल से मिलके कोई गैस बनी है और उसकी वेलोसिटी है vn। हमने ये माना। अब इनके स्क्वायर किए तो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर एंड vn स्क्वायर। अब इन सबको मैंने ऐड कर दिया तो ये बन गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन vn स्क्वायर, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया n से। तो ये क्या हुआ? ये इन सारे वेलोसिटीज के स्क्वायर का मीन है। ये वेलोसिटी का मीन नहीं है, ये वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन है। हमने क्या किया? इसका रूट ले लिया। तो ये भी एक मेथड होता है मीन निकालने का। ये जो वैल्यू मिली, ये मिली हमें v मीन, वेलोसिटी का मीन। अब इसमें हमने क्या किया? हमने वेलोसिटी का रूट किया, तो हम इसे कहते हैं रूट ऑफ मीन ऑफ, सॉरी, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं VRMS। हमने उसका रूट लिया, हमने उसका स्क्वायर किया, देन हमने उसका मीन लिया, देन उसका रूट किया। तो इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ वेलोसिटी। ये कब 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 हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को इस तरीके से फाइंड करेंगे, किस किस कंडीशन पे? ये सोचने वाली बात है। देखो मैं समझाता हूँ। मैंने कहा ये एक अल्टरनेटिंग करंट है। बताओ इसका एवरेज करंट कितना? बच्चे बताओ, इस पार्टिकल की एवरेज करंट कितनी है? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल। आप इसे ऐड करोगे तो क्या होगा? प्लस आई माइनस आई बाई 2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। आई ना? मतलब एवरेज करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। हमने क्या किया? हमने पहले यहाँ करंट निकाला, इसकी करंट निकाली, या आप कह सकते हो इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, दोनों को ऐड किया, बाई 2 कर दिया, हमें एवरेज मिल गई। तो क्या इसकी एवरेज करंट 0 होती है किसी भी अल्टरनेटिव करंट की? नहीं। जब भी No, sir. ऐसी सिचुएशन आती है उस केस में हम मीन निकालते हैं इस मेथड से, आरएमएस से। तो यहाँ भी गैस मॉलिक्यूल है, हमने कहा एक चैम्बर है ये, मैंने कहा ये एक चैम्बर है, इसमें बहुत ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो कोई इधर मूव कर रहा होगा तो कोई इधर भी कर रहा होगा। अगर आप एवरेज लोगे तब तो इसका 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इसके मीन वेलोसिटी को निकालने के लिए सबके स्क्वायर का मीन लेके उसका रूट ले लेते हैं।
तो ये भी एक मेथड होता है काइनेटिक थ्योरी में कि किस तरीके से हम इसका मीन फाइंड करें। समझ में आई बात? यस सर। अब काइनेटिक यस सर। थ्योरी ऑफ गैस कुछ अजम्पशन या आप कहो कुछ पोस्टुलेट पे डिपेंड करती है। हम इसको पढ़ने से पहले कुछ पहले से पोस्टुलेट मान के रखते हैं। मैंने पहले से लिख रखा है assumption और postulate of a kinetic theory of gas। सबसे पहला, all gases consist of molecule। जितने भी गैसेस हैं उन्हें हम क्या कंसीडर करेंगे, वो एज अ मॉलिक्यूल है। द मॉलिक्यूल आर रिजिड, और वो भी तो सॉलिड नहीं, रिजिड। सॉलिड और रिजिड में क्या फर्क है बच्चे? सर इसके पार्टिकल कांस्टेंट। नहीं ना, सॉलिड का शेप और साइज हम फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं, रिजिड का नहीं कर सकते। तो शेप कांस्टेंट होता है। हाँ, द मॉलिक्यूल आर रिजिड इलास्टिक स्फीयर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर अ गिवन गैस एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। हर एक के लिए वो जो स्फीयर होगा, वो जो उसकी रिजिडिटी होगी, वो हर एक गैस के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है। सेकंड क्या है, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। इतनी छोटी हम मानेंगे कि वो नेग्लिजिबल है कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। अगर हमने कहा H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, एक ये रहा डायटोमिक मॉलिक्यूल और एक ये, इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है इसके रिस्पेक्ट में इनकी साइज कैसी होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। फिर अगली बात क्या है, द मॉलिक्यूल आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ये हमें पहले से ही पता है, हमने ये चीज थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में पढ़ा था कि हर मॉलिक्यूल कैसा होता है, किस स्टेट में होता है, रेस्ट में और मोशन में, दोनों में होता है। लेकिन हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि हमेशा मोशन में है। जैसे आप कहते हो कि मैंने पूछा आप बेटा कहाँ रहते हो, आप कहते हो घर में हो। मैंने कहा मैंने फोन किया, मैंने कहा कहाँ हो, आप स्कूल में बता रहे हो। कभी मैंने फोन किया, आप तो बता रहे हो कि मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। कभी मैं फोन सर कर रहा हूँ। जैसे बायनेट फोर्स होता है ना। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, आप हर जगह पे कैसे हो, मोशन में हो। ठीक है ना। अब देखो अगली बात, द मॉलिक्यूल आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। अच्छा ये हो गया। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ द वेसल। उस रैंडम मोशन में वो लगातार क्या करेगा, अपने जो भी कंटेनर है उसके वॉल से लगातार कोलाइड करता रहेगा और एक दूसरे से कोलाइड करता रहेगा। Next, the collision are perfectly elastic and there are no force of attraction or repulsion between the molecules। ये सारे बच्चे assumption है जिनके बिहाफ पे काइनेटिक थ्योरी को डेवलप किया गया है। 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है between two collision a molecule move in a straight path with uniform velocity। इन सबको यूज करके ही हम डिपेंडेंस को प्रूव करते हैं या फाइंड करते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो। अभी ये सारे जितने अजम्पशंस देख रहे हो, इन्हीं का यूज करके मैं प्रेशर की वैल्यू फाइंड करूंगा। अगला देखो, द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। एंड लास्ट है, द डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस। जो इसकी गैस होगी वो हम कैसा मानेंगे, उसकी डेंसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात, याद रहेंगे ये assumptions? यस सर। ठीक। अब देखो इस assumption के साथ हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रेशर, या आप ऐसे समझो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। भाई मैंने पहले ही बोला था प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये वेरिएबल होते हैं किसी भी गैस के, और काइनेटिक थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे करती है। तो इनके बीच के रिलेशन डेवलप करना है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by a gas, exerted by a gas। ये रहा हमारा टॉपिक। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स मानने होंगे।
तो हमने कहा कि हमारा जो गैस है वो एक कंटेनर में है, इस तरीके से हमने एक कंटेनर मान लिया। कंटेनर कैसा है? कंटेनर आपका क्यूब है और इसमें बहुत से पार्टिकल हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं। हमने कहा एक पार्टिकल ये रहा, इसका मास है m, ठीक है। और इस तरीके से कितने पार्टिकल हैं? टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मास ऑफ द गैस क्या हो जाएगा? मास ऑफ द गैस, n पार्टिकल है और m मास माना, तो हम कह सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू n। ये हो गया इसका मास, ठीक है बच्चे। अब ये रैंडम हर एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे, रैंडम मोशन करेंगे। आप देखो ऊपर, अभी आपने ऊपर ये बात लिखा है कि ऑल द गैस कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। मैंने मान लिया द मॉलिक्यूल आर रिजिड, इलास्टिक स्फीयर, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर अ गिवन गैस एंड डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट गैस। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, द मॉलिक्यूल आर द स्टेट ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ये रहा, हमने इसे मान लिया कि ये कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में है और इस तरीके से है कि ये इस वॉल पे इस तरीके से हिट कर रहा है, ठीक है। और किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है? हमने कहा ये वेलोसिटी आपकी v वेलोसिटी से हिट कर रहा है। तो हम इसे तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हम मान सकते हैं ये वेलोसिटी हो गई इसकी vx, दूसरी वेलोसिटी हो गई इसकी vy, और तीसरी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी इस डायरेक्शन में, इन दोनों के परपेंडिकुलर vz। मान सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब अगर ये हिट कर रहा है तो हिट करने पे कैसा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन में जो आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, कैसा? काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा क्या? सर उसमें एनर्जी कंजर्व हो जाती है। एनर्जी कंजर्व हो जाती है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने पहले ही मान लिया कि ये जो v वेलोसिटी, ये कितने कंपोनेंट है इसके? तीन। तो ये टकरा के फिर इधर वापस आएगी। इससे पहले हम इसके वेलोसिटी को लिख लेते हैं। आपको पता है, मैं देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल को बाहर फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपको। इसकी वेलोसिटी थी इधर v, हमने इसका कंपोनेंट एक इधर मान लिया vx, इधर मान लिया vy, और इधर मान लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, vz। तो आपको v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? और ये मॉलिक्यूल 1 है, तो मैं कहता हूँ v1 इज इक्वल टू v1x प्लस v1y प्लस v1z। हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं इससे, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो इन तीनों के सम के वेक्टर सम के इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सबका स्क्वायर कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये इसके मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1x स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर प्लस v1z स्क्वायर। हमने कहा ये इक्वेशन है 1, ठीक, सही है। हमें वेलोसिटी यस की सर। वैल्यू मिल गई कि इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है, किससे वो हिट कर रहा था। अब अगर वो यहाँ पे हिट कर रहा है, देन हिट करने के बाद इस डायरेक्शन में वापस आएगा। तो फिर से इसके तीन कंपोनेंट। तो सबसे पहले मैं एक्स कंपोनेंट लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हिट कर रहा है, वाई वाला वाई एक्सिस पे करेगा, जेड वाला जेड एक्सिस पे करेगा। तो मैं सिर्फ एक एक्सिस की बात कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ
change in momentum along x-axis. x-axis के along change in momentum कितना, मीन्स डेल्टा पी एक्स की वैल्यू कितनी. तो देखो बच्चे यहाँ पे ये इस पे हिट कर रहा है, किस वेलोसिटी से, किस मोमेंटम से, मास है m v1x, ठीक है, माइनस यहाँ से वापस आ रहा है, तो चूंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, v1x इधर माना तो v1x इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ m v1x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. आपको चेंज इन मोमेंटम कितना मिल गया, m v1x. ये मिल गया हमें इसके चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू. ठीक है, मतलब वो टक्कर करने के बाद मोमेंटम में कितना चेंज आता है वो हमें पता चल गया. इक्वेशन 2 मैंने मान लिया. अब बच्चे टक्कर करने के बाद वो किधर जाएगा, एक्स एक्सिस पे. अगर इस वाले फेस पे टक्कर किया तो वो मूव करके फिर इस पे आएगा, फिर इस पे जाएगा, लगातार ऐसे टक्कर करता. नेगेटिव mv1x के लिए बच्चे देखो इस डायरेक्शन में इस सरफेस पे इसने टक्कर किया तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, दिस. और अगर ये टक्कर करने के बाद इधर गया तो ये वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, माइनस v1x ना. यस समझ में आई बात. यस इसलिए मैंने निगेटिव लिया. अब चूंकि चेंज है तो निगेटिव पहले से होगा. अब देखो अब ये क्या कर रहा है, ये इससे टकराएगा, तुरंत टकराने के बाद वापस आएगा, इससे करेगा, तो लगातार ये इस फेस से टक्कर मार रहा है. मैंने कहा ये क्यूब है, इसकी साइड कितनी है, a, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, a क्यूब. मैंने माना कि इसकी साइड कितनी है, a. तो बताओ कि एक टक्कर में उसने कितना टाइम लिया, मतलब इस फेस से इस फेस पे आने पे और वापस यहाँ आने में इसने कितना टाइम लिया, क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं. यस सर. कैसे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी और हमारे पास वेलोसिटी है, तो हमारे उससे पास फिर वो टाइम निकल जाएगा. बिल्कुल सही है. तो देखो हम कह सकते हैं इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, टाइम फॉर consecutive स्ट्राइक कितना हो जाएगा. हमने कहा इसे t, हमने इसे माना कि ये t है, तो टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस. इसने कितना डिस्टेंस लिया, 2a डिस्टेंस लिया. किस वेलोसिटी से लिया, v1x वेलोसिटी से लिया. ठीक है, तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल गया और टाइम मिल गया कि कितना टाइम ले रहा है वो. तो कितने फोर्स से किया वो हम फाइंड कर सकते हैं ना बच्चे. हमें मोमेंटम मिल गया, चेंज इन मोमेंटम, और कितने टाइम में किया, तो हम फोर्स फाइंड कर सकते सर हैं. हाँ बच्चे, यस सर. कैसे, फोर्स ऑन द वॉल F इज इक्वल टू सर चेंज इन फोर्स चेंज मोमेंटम. इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है. बिल्कुल सही, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, 2m v1x, और टाइम टेकन कितना है, 2a अपॉन v1x. तो ऊपर जाके इसे क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा, यहां से ये कैंसिल आउट. तो हमें क्या मिल गया, हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई m v1x स्क्वायर अपॉन a. मतलब एक पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू आपको मिल गई. तो टोटल पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने पार्टिकल है, n n. m तो into n. टोटल फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल, या सीधे मैं गैस लिखता हूं, ऑन द गैस मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा,
n से मल्टीप्लाई कर दूं, n इंटू एम इंटू v1x स्क्वायर अपॉन e। इतना फोर्स इस पे काम कर रहा है, ये हमें मिल गया। तो ये जो फोर्स काम किया ये किसका किया? अच्छा एक चीज और बच्चे, एक थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें। क्या गलती हुई? देखो ऊपर ऊपर देखो पहले, हाँ इसमें ये पहला पार्टिकल हिट किया, ये पहला पार्टिकल हिट किया किस वेलोसिटी से? v1x से, ठीक है। ऐसे दूसरा पार्टिकल किससे करेगा? v2x से। तीसरा पार्टिकल किससे करेगा? v3x से। ऐसी n पार्टिकल किससे करेंगे? vnx से। तो सिर्फ n से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलने वाला। ये अगर पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है तो टोटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन ए को कॉमन ले लो, और पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1x स्क्वायर, दूसरे की v2x स्क्वायर, प्लस ऐसे ही vnx स्क्वायर, ये होगी। समझ में आई बात? सर अब इसका मीन ले लेंगे क्या इसमें? हाँ, अब इसका हम मीन ले लेंगे। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं m इंटू एन अपॉन ए। हमने n से यहाँ मल्टीप्लाई किया और n से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, v2x स्क्वायर प्लस ऐसे ही vnx स्क्वायर अपॉन n। ये मिल गया हमें नेट फोर्स की वैल्यू F, किस डायरेक्शन में? x की डायरेक्शन में, x एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अब हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑन द वॉल, और वो वॉल कौन सा है? अगर x एक्सिस है तो वॉल होगा आपका yz प्लेन। कितना आप इसे कह सकते हो, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, मींस m n अपॉन a। ये पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसे ही v1x स्क्वायर v2x स्क्वायर प्लस vnx स्क्वायर अपॉन n, और ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो px की वैल्यू क्या मिल गई हमें? px प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये स्क्वायर इसके साथ क्या बन जाएगा? ए क्यूब। तो आपको मिल गया m n अपॉन ए क्यूब इंटू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर, ऐसे ही vnx स्क्वायर अपॉन n। बच्चे मैं सिमेट्री लेके सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, एक तरीके से वही प्रोसेस लेके कंटिन्यू करूंगा। तो x एक्सिस की डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू ये हो गई, y एक्सिस के डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी वाई इज इक्वल टू, भाई एक पार्टिकल जो मूव कर रहा था, इस पे टक्कर कर रहा था, वो y पे भी करेगा, वो z पे भी करेगा। तो मैंने अभी सिर्फ एक डायरेक्शन की। अब मैं पी वाई की डायरेक्शन की बात करता हूँ, एम एन अपॉन ए क्यूब, ये हो जाएगा v1y स्क्वायर v2y स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस vny स्क्वायर अपॉन n। ऐसे ही हम pz भी लिख सकते हैं, m n अपॉन ए क्यूब v1z स्क्वायर v2z स्क्वायर प्लस vnz स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। आपको प्रेशर की वैल्यू मिल गई। अब पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम। कोई भी ऐसा मटेरियल जो फ्लो हो सकता है, फ्लूइड हो, उसके हर एक पॉइंट पे लगने वाले प्रेशर की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। तो इसका मतलब आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz, और इसको मैंने कह दिया P, ठीक है। या
मैं ऐसा भी कह सकता हूँ P इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बाई 3 कह सकता हूँ, हाँ या ना बच्चों, बताओ फटाफट। यस सर। अब देखो, अगर मैं कह सकता हूं तो इन तीनों को ऐड करने पे ये देखो ये कॉमन है, मीन्स mn अपॉन ए क्यूब कॉमन हो गया, और मैंने इस 3 को भी इसी के साथ ले लिया 3। अब देखो v1 एक्स स्क्वायर v1 वाई स्क्वायर और v1 जेड स्क्वायर मिलके क्या होगा, v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस इनका सम क्या होगा, v2 स्क्वायर हम पहले ही निकाल चुके हैं, ऐसे ही ये कहाँ जाएगा, वी एन स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, अब आपको पता है, ऊपर आओ फिर से वापस, हाँ देखो जरा, ये जो लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है, वी आर एम एस की वैल्यू है। इसका मतलब वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी एन स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी, वी आर एम एस का स्क्वायर। हाँ, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस VRMS की, तो ये जो वैल्यू मिल रही है ये क्या है, ये VRMS का स्क्वायर है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं वी स्क्वायर का मीन। तो अभी नीचे हमें यही वैल्यू मिल रही थी, देखिए मैं नीचे लेकर आता हूँ, हाँ ये देखिए हमें ये वैल्यू मिल रही थी, तो इसकी जगह पे हम VRMS का स्क्वायर पुट कर दिया। अब हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। देन प्रेशर की वैल्यू क्या मिल गई, 1/3 रो VRMS स्क्वायर। अब किसी भी गैस, मतलब गैस अगर हम ले रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, अगर ये वो यूनिफॉर्म है, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम ये बात कह सकते हैं। अब एक और बात, अगर प्रेशर की वैल्यू ये है तो VRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम देखो बच्चे यहाँ से क्या कर रहे हैं, 3p को इधर लेके गए, 3p अपॉन रो, 3p अपॉन रो का रूट, क्योंकि हमें VRMS चाहिए, हमें ये वैल्यू मिल जाएगी VRMS। ठीक है, तो किसी भी गैसियस चैम्बर में प्रेशर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1/3 रो VRMS स्क्वायर, एंड VRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एनी मॉलिक्यूल अंडर रूट 3p अपॉन रो। ठीक है बच्चे, अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये हमें मिल गया, अगर प्रेशर की वैल्यू ये है, भाई हमने प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बिहाफ पे इसे एक्सप्लेन किया है, देन ये गैसियस रूल्स को भी फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अगर गैसियस रूल को फॉलो कर रहा है तो आप कह सकते हो, बॉयस लॉ क्या है, बॉयस लॉ है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर पुट कर दिया। अब रो को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ मैंने मास लिखा, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा। अब अगर वॉल्यूम को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं पी के साथ तो क्या बन जाएगा, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम इंटू वी स्क्वायर। बच्चे मैंने इसको इस तरीके से माना है कि जो VRMS है वही आपका V है। आगे से मैं बार बार इतना लंबा नहीं लिखूंगा VRMS, मैं इसे V लेके सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, ओके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वी लिख रखा है, बार बार RMS लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको समझ सकते हो ये RMS ही है। तो हमें क्या मिल गया, पीवी इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर। अब बच्चे ये क्या है, इसकी ये इसकी एनर्जी है। ठीक है ना, और एनर्जी क्या कैसी होती है उसकी, कांस्टेंट होती है भाई, मास क्या है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है
RMS वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट ही होगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं यहाँ पे एक टर्म ऐड कर रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल रही, तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। देन आप क्या कह सकते हो, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस गिव्स P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। बच्चे यही तो आपका बॉयस लॉ है, ठीक है ना। तो प्रेशर जो एग्जर्ट हुआ है किसी भी वॉल्यूम में, उससे हमने एक रूल तो प्रूव कर दिया कि बॉयस लॉ वो होल्ड करता है, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, अगला है आपका चार्ल्स लॉ। देखते हैं चार्ल्स लॉ को भी। हाँ, देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू T, V प्रोपोर्शनल टू T, या V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप कुछ भी कहो, ठीक है। इसे भी प्रूव करते हैं। आपको पता है P इज इक्वल टू, आपने क्या निकाला, 1/3 रो V स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। फिर से रो को चेंज कर दिया, m अपॉन वी, वी को इधर लेके गए तो 1/3 mv स्क्वायर, ठीक है। m को मैंने क्या कर दिया, m इंटू एन अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर। बच्चे देखना ये कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी है, स्मॉल वी का मतलब होता है वेलोसिटी। ओके बच्चे, अब देखो n को बाहर ले लिया और v को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, v को मैंने p से मल्टीप्लाई किया तो क्या pv, और मैंने क्या किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2/3 ये बन गया और n को बाहर ले लिया, लेकिन अंदर क्या बनेगा, अंदर बन जाएगा 1 अपॉन भाई v तो चला गया इधर। देखो बच्चे मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान दो। ये वैल्यू है P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन v इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो m की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1/3 n इंटू m अपॉन v, तो v को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, PV इज इक्वल टू दिस इंटू वी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया, ओके, और n को बाहर ले लिया तो क्या बन गया, 2/3 n इंटू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चे 2/3 को ऐसे रहने देते हैं, ये क्या है, ये है एनर्जी E, और आपको पता है E और N को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल का की जो एनर्जी होती है वो होती है E, और अगर इसे हम N से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगी, एवरेज एनर्जी, N पार्टिकल की एनर्जी, मतलब एक मोल में कितनी एनर्जी है हमें वो मिल जाएगी, ठीक है। तो बस देखो यहाँ पे वही चीज है, ये क्या मिलके बनेगा, ये बनेगा N मोल की एनर्जी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इस फॉर्मूले को लिख लिया। अब अगर ये N मोल की एनर्जी है, ये N है, एवोगैड्रो नंबर 10⁻23 पार्टिकल को ये होल्ड करता है, तो आप कह सकते हो PV इज इक्वल टू 2/3 N इंटू E, ठीक है। अब आपको पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, RT, तो आप कह सकते हो RT इज इक्वल टू 2/3 इंटू NE, लाइक PV की जगह आपने RT को पुट कर दिया, ठीक है ना। ओके बच्चे, अब देखो जरा ध्यान दो, अब मैंने क्या किया, इस साइड ई को इधर रहने दिया, एन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एन को मैं इस साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखो मैं ई को इधर रह रहा हूँ, 3/2 इधर गया तो 3/2 हो गया, आर टी था R/N इंटू टी, और R/N क्या होता है, R/N होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 3/2 kT, इसे kb से भी शो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया एनर्जी का, आगे से हम इसे याद रखेंगे कि एनर्जी किसी भी गैस की कितनी होगी, 3/2 kBT, ठीक है ना बच्चे। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, E प्रोपोर्शनल टू टी, E प्रोपोर्शनल टू टी मिल रहा है, और E इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें पता है m क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या मिला, V स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है।
और v प्रोपोर्शनल टू t होगा तो v प्रोपोर्शनल टू रूट t। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब देखो ऊपर अभी हम लोगों ने एट कांस्टेंट प्रेशर पे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। अगर मैं बोलूं एट कांस्टेंट प्रेशर पी, तो v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। ये था हमारा प्रूफ। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से ये पता किया कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 m इंटू वी स्क्वायर होता है। ऊपर देखो मैं यहाँ पे कर रखा हूँ, ये देखो पीवी इज इक्वल टू, या v को इधर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, v को इधर मल्टीप्लाई करोगे, भाई m तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ पीवी इज इक्वल टू 1/3 m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर p को कांस्टेंट कर दें, p अगर कांस्टेंट है तो ये पूरा भी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या मिला, v प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, मीन्स वॉल्यूम वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर वॉल्यूम वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आप क्या कह सकते हो, आपको एक तो इक्वेशन ये मिला वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, दूसरा मिला वी प्रोपोर्शनल टू वी, इसका दोनों को रिलेट करो तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी प्रोपोर्शनल टू टी है, और वी प्रोपोर्शनल टू टी, इन दोनों को साथ में कर लिया, समझना, v प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर एंड v velocity square is proportional to t, then v is also proportional to t। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हो v by t is equal to constant। समझ में आ गई बात। देखो आपको क्या मिला था, यहाँ से मिला था v proportional to t। ओके, और ऊपर अभी मैंने यहाँ पे देखो क्या दिया है, v प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो उल्टा भी कर दो, v प्रोपोर्शनल टू वी, दोनों को आपस में रिलेट करो, या सही तरीके से ही करते हैं, v प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर टी के प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों को मिलाने पे क्या मिलेगा, v प्रोपोर्शनल टू टी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे चार्ल्स लॉ कहते हैं। अब लास्ट गैलोसॉक लॉ, गैलोसॉक लॉ क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब जरा देखो, आपको पता है वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी के, होता है ना, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे पी किसके प्रोपोर्शनल होगा, वी स्क्वायर के। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे पी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि पी तो कॉन्स्ट, वी तो कांस्टेंट, 1/3 m कांस्टेंट, तो पी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और आपने ये निकाल रखा है, दोनों को रिलेट करो तो क्या मिल जाएगा, पी प्रोपोर्शनल टू टी। इस तरीके से हम तीनों लॉज को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ फॉर्मूले जो हमें ध्यान देना है या याद रखना है, हमने अभी ऊपर निकाला था पीवी इज इक्वल टू 2/3 एन ई। देखो कहाँ निकाला था, हमने ये निकाला था यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसकी हेल्प ले, पीवी इज इक्वल टू 2/3 एन ई, तो पीवी की जगह पे हम यूज कर सकते हैं आर टी। क्यों, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 R by N मीन्स के बी, E इज इक्वल टू के बी टी। ठीक है, मिल गया। अब देखो E की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है ना, अब E की वैल्यू को पुट किया तो V का मतलब क्या है, V यहाँ पे है वी आर एम एस का स्क्वायर, तो हमने इसे V पहले ही मान रखा है। ठीक है ना। अच्छा, तो M क्या होगा, नीचे चले जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और M डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो V स्क्वायर इक्वल टू 3 kBT अपॉन M, देन V इज इक्वल टू √3 kBT बाई M। ओके बच्चे, और ये V को हमने क्या कहा था, VRMS, इसलिए VRMS इज इक्वल टू √3 kBT अपॉन M, या आप ऐसा कह सकते हो VRMS प्रोपोर्शनल टू √3। ठीक है, T क्या है यहाँ पे, T को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, अगर
वेलोसिटी की वैल्यू जीरो, अगर इसमें मैं कहूँ वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो है जिसपे आरएमएस स्पीड की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये बात आप याद रखेंगे अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, देन ये भी आपके कोर्स में नहीं है बट आप ऐसे ही समझ सकते हो। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बच्चे मैक्सवेल ने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इस पार्टिकल के या मॉलिक्यूल के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पे एक फॉर्मूला दिया है, वो क्या कहता है, वो कहता है एनवीडीवी, मींस नंबर ऑफ पार्टिकल इन रेंज v टू v प्लस dv। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि v से लेकर v प्लस dv की रेंज में कितने पार्टिकल आते हैं। तो वो फॉर्मूला कहता है 4 पाई एन ए टू पावर क्यूब ई टू पावर माइनस dv स्क्वायर v स्क्वायर dv। ये इतने आते हैं, जहाँ पे n क्या है, n नंबर, द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना मतलब है कि इन दोनों के बीच में कितने पार्टिकल आते हैं, इतने आते हैं, और वो नंबर प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर के, वेलोसिटी के सेकेंड पावर के। इसे आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, ई टू पावर में क्या आता है, माइनस dv स्क्वायर आता है। अब ये अगर आप याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये जो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है इसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वीएमपी। और इस पॉइंट पे थोड़ा से आगे जो इसकी स्पीड होती है उसे कहते हैं एवरेज, और उससे भी थोड़ा सा आगे होता है आरएमएस। तो यहाँ से पता चल रहा है आरएमएस स्पीड सबसे बड़ी, उससे छोटी एवरेज, उससे छोटी मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है ना, इसे आप याद रखोगे, ये सिर्फ याद करने के लिए। हाँ, अब आते हैं एवरेज स्पीड पे। अब एवरेज स्पीड को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हमारा सिस्टम डिस्क्रीट है तो हम कह सकते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन वी एन अपॉन एन, जो पुराने सालों 10 साल से चला आ रहा था। ठीक है, अब मैक्सवेल ने कहा कि नहीं भाई, पार्टिकल को आप कहाँ पकड़ोगे कि एक एक को गिन पाओ। तो उन्होंने कहा कि वी एवरेज की वैल्यू 8 के टी बाई पाई एम होगी। वी एवरेज की वैल्यू अंडर रूट 8 के टी बाई पाई एम, या के बी टी जो आप कह लो। अब चूंकि के बी की वैल्यू क्या होती है, आर बाई एन, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया आर बाई एन, और एन मिलके क्या बन जाएगा, कैपिटल एन। तो क्या मिल गया एवरेज आपको, ये मिल गया। ठीक है, अब पीवी इज इक्वल टू क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो हमें एक और रिलेशन मिल गया। हम कह सकते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8 के टी बाई पाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट 8 आर टी बाई पाई कैपिटल एम इज इक्वल टू अंडर रूट 8 पीवी अपॉन पाई एन। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्पीड पे। अब देखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये तो हमने पहले पढ़ लिया सबसे शुरुआत में। ठीक है ना, अब मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है, उन्होंने कहा कि वी आर एम एस की वैल्यू 3 के बी टी बाई एम का अंडर रूट होगा। हमने ऊपर ही निकाल रखा है इसे, ये देखो। ठीक है ना, इसी चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया और सब अलग अलग जगह पे के बी की वैल्यू पुट कर दी। इस तरह से ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमें मिल गए। अब आते हैं अगले पे। अगला है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसे भी मैक्सवेल ने दिया था। इन्होंने कहा कि वी एम पी की वैल्यू 2 के बी टी अपॉन एम होगी, फिर के की वैल्यू को बदलो और सारे फॉर्मूले में मिलकर चले जाएंगे। ठीक है, सब में एक भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो जैसे के बी टी अपॉन एम, सब में ये कांस्टेंट है, या आर टी बाई एम कॉन्स्टेंट है, या पीवी बाई एम कॉन्स्टेंट है। अगर गौर करो तो देखो नीचे मैंने कर रखा है। अच्छा, यहाँ पे नहीं, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ तीनों को एक साथ। हमें v सबसे पहले क्या निकाला था, एवरेज। क्या मिला था, अंडर रूट 8 के टी बाई पाई एम इज इक्वल टू अंडर रूट
8 RT बाई पाई m इज इक्वल टू अंडर रूट 8 PV बाई पाई m। पहला तो ये मिला था। दूसरा VRMS क्या मिला था, अंडर रूट 3 KT बाई m इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT बाई कैपिटल M अंडर रूट 3 PV बाई m। और लास्ट अभी क्या मिला, VMP। VMP क्या हो जाएगा, 2KT बाई m इज इक्वल टू 2 RT बाई कैपिटल M इज इक्वल टू अंडर रूट 2 PV बाई m। देखो किसी भी एक पार्ट को ले लो, तो इन तीनों को डिवाइड कर दो भाई, रेशियो ले लो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, KT बाई एम, KT बाई एम, KT बाई एम कट गया, RT बाई एम, RT बाई एम कट गया, किसी को भी पकड़ लो। तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा अंडर रूट 8/5, यहाँ मिलेगा अंडर रूट 3, यहाँ मिलेगा अंडर रूट 2। ठीक है ना, तो उसी को मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, वी एवरेज इज टू वी आर एम एस इज टू वी एफ टी। इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1.732, इसकी वैल्यू 1.414 और इसकी वैल्यू होती है 1.60। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, इसकी मतलब आरएमएस की, फिर 1.60 वी एवरेज की, फिर रूट 2 की 1/4। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया कि वी आर एम एस इज ग्रेटर देन वी एवरेज इज ग्रेटर देन वी। और उसका रेशियो कैसा है, उसका रेशियो ऐसा है, इसकी वैल्यू 1.60 है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1.732, जाने दो, दो डिजिट तक निकालते हैं 1.41। बस सबसे बड़ी वैल्यू हमें यही मिल रही है। ठीक है ना, ठीक है। अब अगली बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलिए इतना आप लोग रिवाइज कर लिएगा एक बार, और उस पर न्यूमेरिकल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।